हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बनवाल है। पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए आज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कंपटीशन के माध्यम से या कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एवरेज निकाला जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इसे क्यों अध्ययन करेंगे, ये इस चैप्टर में आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले ही हम इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस में अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि इतिहास में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अध्ययन होता है वो किस में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, आदि इतिहास में। ठीक है, तो आदि इतिहास का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, इसको आदि इतिहास में क्यों अध्ययन करते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। तो आदि इतिहास में ये आदि इतिहास का सबसे पहला मीनिंग अगर इसमें कोई डिफरेंट पैदा करता है तो वो है राइटिंग स्किल। ठीक है, क्या है, राइटिंग स्किल, जिसको हम लोग हिंदी में लेखन कला कहते हैं। ठीक है, अब ये लेखन कला है क्या। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि इतिहास में क्यों अध्ययन करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लेखन कला को हम समझ लेते हैं कि लेखन कला आखिर होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो व्यक्ति हमारा पहले का वीडियो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग स्किल किसको कहते हैं और आदि इतिहास में राइटिंग स्किल का क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लेखन कला आखिर आदि इतिहास को कैसे डिफरेंट करता है। ठीक है, तो आदि इतिहास में हम किसको अध्ययन कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो राइटिंग स्किल था वो राइटिंग स्किल तो हमको मिला है। ठीक है, लेकिन इस राइटिंग स्किल को हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे राइटिंग स्किल तो मिल गया तो फिर हमने पढ़ा क्यों नहीं। ठीक है, तो नहीं पढ़ने का कुछ कुछ रीजन था। उस रीजन को चलिए हम समझते हैं कि राइटिंग स्किल जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला उस राइटिंग स्किल को हम लोग बोलते हैं चित्राक्षर। ठीक है, क्या बोलते हैं, चित्राक्षर। ठीक है, अब ये चित्राक्षर था क्या, तो मान के चलिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ठीक है, उनका राइटिंग स्किल जो था कुछ इस प्रकार था। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में राइटिंग स्किल था वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो आज के समय में हम बोल सकते हैं कि सर ये कहीं ना कहीं फिगर टाइप का दिखाई देता है, मतलब चित्र के तरह दिखाई देता है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि आदि इतिहास में जो राइटिंग स्किल था, लेखन कला था, उसको हम क्या बोलते हैं, चित्राक्षर बोलते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो चित्राक्षर लिपि थी। ठीक है, इस लिपि में टोटल 400 ऐसे चित्र हमको प्राप्त हुए हैं। जब इसमें कोई वर्ड ही नहीं लिखा गया है, एक चित्र के अनुसार हमें दिखाया गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, इसको पढ़ना तो मुश्किल है क्योंकि ये तो ना कोई वर्ड है ना कोई सेंटेंस है, ये क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये चित्र है, लेकिन उस समय यही उनका राइटिंग स्किल था। और ऐसे ऐसे चित्र जो हैं वो कितने मिले हैं, 400। ठीक है, टोटल 400 मिले हैं। और दूसरी बात, इसको हमने इसलिए भी नहीं पढ़ पाया क्योंकि ये खुद भी चाहते होंगे शायद कि हमारी जो लिपि है वो कोई पढ़ ना सके। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो दूसरा रीजन था हमारे द्वारा इसको नहीं पढ़ा जाने का, वो ये था कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, ठीक है, जब हम लिखने का कला, जब हमें मतलब पता चल जाता है कि हम लिखते कैसे हैं,
तो हम जानते हैं कि पहले हम लोग इधर से इधर की ओर शुरू करते हैं। जब यहाँ पे हमारा लाइन खत्म हो जाता है तो दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे लिखते थे, वो इधर से पहले लेफ्ट से राइट लिख लेते थे, लेकिन जब यहाँ पे खत्म हो जाता था तो सेम फिर यहाँ से यहाँ ये शुरू कर देते थे। फिर यहाँ खत्म होने के बाद फिर यहाँ से यहाँ लिखते थे, फिर यहाँ से यहाँ लिखते थे। तो कहीं ना कहीं हमको ये कैसा दिख रहा है, सांप के आकार के जैसा दिख रहा है। मतलब जब सांप चलता है तो शायद इसी आकार से चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो इनका लेखन कला था उसको हम लोग बोलते हैं गौ मुद्रिका, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो कैसा था, तो चित्राक्षर लिपि था, और जो लिखने का कला था वो क्या कहलाता था, गौ मुद्रिका कहलाता था, ठीक है। और अगर पूछे कि लिखने का जो कला था वो किधर से किधर लिखा जाता था, तो हम लोग बोलेंगे पहला सेंटेंस लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं, लेकिन दोबारा जब सेंटेंस शुरू करते थे तो वो दाएं से बाएं की ओर शुरू करते थे। तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, कि वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का राइटिंग स्किल कैसा था। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट और राइट से फिर लेफ्ट, ठीक है। और इस राइटिंग स्किल को हम क्या बोलते हैं, गौ मुद्रिका कहते हैं। यहाँ की जो लिपि थी वो क्या कहलाती थी, चित्राक्षर लिपि कहलाती थी, ठीक है। चित्राक्षर लिपि में कुल कितने वर्ड प्राप्त हुए हैं, तो टोटल 400 वर्ड प्राप्त हुए हैं। चलिए अब इतना समझ गए। हमने आपको पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जहाँ से हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जीके छुपा हुआ है। इसीलिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए, जब हम समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस में अध्ययन करते हैं, आदि इतिहास में, तो अब हम डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या क्या घटनाएं घटी जो यहाँ से ज़्यादा हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम जानते हैं कि ये सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता है तो हम कैसे जाने कि ये सिंधु घाटी ही सभ्यता था, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ था, ये हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई, यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, तो ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। तो जब यहाँ पे राइटिंग स्किल नहीं था तो यहाँ खुदाई के माध्यम से जो अवशेष प्राप्त हुए थे उसी से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम विस्तृत अध्ययन करें तो हमें कुछ पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जिसके बाद हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, ठीक है। खोज कहने का मतलब है इसे किस किस कारणों के द्वारा और कौन कौन इतिहासकार ने इसे खोजा और इसके ऊपर क्या क्या मत दिए, ठीक है। दूसरा खोज रहेगा कि इसका नाम कैसे पड़ा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नामांकरण, ठीक है। तीसरा है काल निर्धारण, ठीक है। काल निर्धारण का तात्पर्य यहाँ इससे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विरहत सभ्यता थी, इतना विशाल भाग में फैला हुआ था, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला था, इसका जानकारी हम पॉइंट बाय पॉइंट के द्वारा लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नगरीय सभ्यता के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उस जो नगर सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था उसमें क्या क्या हमें अवशेष मिला है और इससे हमें क्या क्या विशेषता प्राप्त हुआ है, इसका भी जानकारी हम नगरीय सभ्यता में करेंगे, ठीक है। नगरीय सभ्यता ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से लगभग क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को
आप कहीं भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपका कुछ ऐसा पॉइंट शायद निकल जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और शायद आप उसको बना नहीं पाइएगा। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता के साथ साथ इसकी विशेषता को भी पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे धार्मिक जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे कि यहाँ के जो निवासी थे वो किन किन देवताओं पर विश्वास रखते थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यक्ति निवास कर रहे थे उनका जीवन किस पे डिपेंड था। वो पशुपालन करते थे या कृषि करते थे या व्यापार करते थे, इसका जानकारी हमको आर्थिक जीवन से पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कहने का मतलब है क्या यहाँ पे राजा का शासन चलता था या फिर व्यक्तियों द्वारा ही शासन किया जाता था। यहाँ की जो परिवार का हेड होता था वो माता होते थे या पिता होते थे, या माता का स्थिति क्या होता था। तो ये सब डिस्कस हम सामाजिक जीवन में करेंगे। ठीक है, उसके बाद एट लास्ट फाइनली हम लोग इसके पतन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग कितना पॉइंट क्लियर करेंगे, 2, 4, 6, 8, 1, 9 पॉइंट। ठीक है, जब ये पॉइंट सीरियल बाय सीरियल खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको पूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है हमारा खोज। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहला व्यक्ति इसको खोजने वाला था वो था चार्ल्स मेसन। ठीक है, इन्होंने 1820 ईस्वी को इसके बारे में मत दिए। ठीक है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जब पाकिस्तान की तरफ से गुजर रहे होते हैं तो इन्हें एक टीला दिखाई देता है। ठीक है, उस टीला को देखने के बाद इनको लगता है कि शायद यहाँ पे किसी ना किसी सभ्यता का विकास रहा होगा जिसका साक्ष्य हमको आज देखने को मिलता है। लेकिन इनके द्वारा जो मत दिया गया था वो इसलिए मान्य नहीं हो पाया क्योंकि उस समय हमें हड़प्पा सभ्यता को या फिर पुरातात्विक माध्यम से अध्ययन करने के लिए जो उपकरण की आवश्यकता पड़ती है वो उपकरण हमारे पास अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण इनके मत को उतना प्रोत्साहित नहीं किया गया। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति है बर्टन बंधु। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1856 ईस्वी को बताया। ठीक है, तो ये बर्टन बंधु कौन है, तो बंधु मतलब भाई होते हैं। तो बर्टन जो थे वो 2 भाई थे जो लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं। ठीक है, बर्टन बंधु जो 1856 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मत प्रदान किए उससे पहले ये लोग लाहौर से कराची में रेलवे लाइन का काम चल रहा था, जिसके दौरान इनको खुदाई का काम मिलता है और वो खुदाई के दौरान इनको कुछ ईंटें प्राप्त होती है। ठीक है, जब इनको ईंटें प्राप्त होती है तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी व्यक्ति का निवास रहा होगा जिसके कारण हमें उसका साक्ष्य आज देखने को मिल रहा है। लेकिन इनके ये इनके द्वारा जो मत दिया गया था वो भी मत कहीं ना कहीं अस्वीकार किया गया। इसका रीजन सेम ही था क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का उपकरण हमको देखने को नहीं मिला था जिससे कि हमें इतिहास का जानकारी हो पाए। ठीक है, इसलिए बर्टन बंधु का भी जो मत था वो भी धीरे धीरे कहीं विलुप्त हो गया और एट लास्ट जिसको हम लोग सभी जानते हैं सर जॉन मार्शल, जिन्होंने 1905 ईस्वी को
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। ठीक है, लेकिन इनके अंदर में दो व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं जिनका नाम था दया राम साहनी और दूसरा व्यक्ति था राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति काम कर रहे थे जिनका पहला नाम था दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ठीक है, हड़प्पा को खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दयाराम साहनी। और इन्होंने इसको कब खोजा? तो 1921 ईस्वी को। क्लियर? अब बात करते हैं राखाल दास बनर्जी। ठीक है, इन्होंने मोहन जोदाड़ो को खोजा। ठीक है, मोहन जोदाड़ो को किसने खोजा? तो राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी को खोजा था। अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का मत देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सर जॉन मार्शल। और अगर पार्टिकुलर रूप से अगर ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो हम यहाँ पे दयाराम साहनी का नाम लेंगे। और अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए तो हम यहाँ पे राखल दास बनर्जी का नाम लेंगे। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट देख लिए कि खोज किसके किसके द्वारा किया गया। तो सर पहला व्यक्ति था चार्ल्स मेसन। ठीक है, दूसरा व्यक्ति था बर्टन बंधु। तो इन दोनों का मत कहीं ना कहीं सही था, लेकिन इनके पास कोई माध्यम नहीं था प्रूफ करने का, जिसके कारण इनके मतों को माना नहीं गया। लेकिन सर जॉन मार्शल के समय जो 1905 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए, इनके पास माध्यम आ गया था सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में बताने का। वो माध्यम था पुरातात्विक माध्यम। ठीक है, वो माध्यम जो था पुरातात्विक विभाग, इसका जो निर्माण हुआ वो सेम 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जिसके कारण सर जॉन मार्शल को ही कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो सर जॉन मार्शल। लेकिन इन लोग के समय में ये पुरातात्विक विभाग नहीं होने के कारण इनके मत को नहीं माना गया। हालांकि कहीं ना कहीं ये दोनों भी सही ही कह रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर किया खोज को। अब हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो विभिन्न नामों से जानते हैं, इसको अलग अलग नामों से जानने का रीजन क्या था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का पॉइंट को। अब दूसरा पॉइंट है हमारा नामांकन। ठीक है, तो नामांकन मतलब कहने का अर्थ है कि नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही हम क्यों कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम थे, उसको भी हम लिख सकते थे। तो इसका एक रीजन ये था। तो चलिए इस रीजन को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करके बताते हैं कि इसका नाम आखिर यही क्यों पड़ा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ से इंडस नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया। तो नामांकन करने के लिए हम ये जो फिगर आपके सामने ड्रॉ किए हैं उसका एक ही रीजन है
क्योंकि इससे ही रिलेटेड इनका नामांकन देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किया जा रहा था तो लगभग प्लेस जो है वो सिंधु घाटी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी नदी के किनारे प्राप्त होने के कारण इसका नाम हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी का नाम को अगर जानना हो तो उस नदी के नाम से उसको रिलेट कर देंगे तो उस सभ्यता को हम उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता एक नाम था ही तो फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों? तो इसमें इतिहासकारों का यह मत दिया जाता है कि जब खुदाई के दौरान जो पहला नगर खोजा जाएगा, ठीक है, उसी के नाम पे उस सभ्यता का नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1921 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। यही रीजन है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा नाम को, जिसको हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब ये कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो कांस्य मतलब कांसा, जो आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग कांसा का बर्तन देखते हैं। तो प्राचीन समय में ये कांसा जो था उस टाइम हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो सबसे पहले कांसा कैसे बनता है? तो 3 प्लस तांबा। ठीक है, 3 प्लस तांबा को मिलाने से कांसा का निर्माण होता है। तो जब खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का जब खुदाई किया जा रहा था उस दौरान हमें कांसा का साक्ष्य मिला है, जिसके कारण हमने इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नाम के ऊपर, जिनका नाम है नगरीय सभ्यता। ठीक है, अब ये नगरीय सभ्यता कहने का मतलब, तो हम लोग जानते हैं कि सभ्यता 2 तरह का होता है। एक होता है ग्रामीण, ठीक है, एक होता है ग्रामीण और दूसरा होता है नगरीय। तो आपको ये पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो ग्रामीण कहने का मतलब ये है कि आज भी जब हम लोग गांव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज का अव्यवस्थित रूप से रहता है। कहने का मतलब है कि ना कोई अच्छे ढंग का सड़क रहता है, ना अच्छे ढंग का घर रहता है, मतलब जो भी हमें देखने को मिलता है वो सब अव्यवस्थित रूप में। ठीक है, लेकिन जब हम टाउन में जाते हैं तो हमें सब सुव्यवस्थित रूप से दिखाई देता है। ठीक है, कि कच्चे सड़क ना होकर के पक्के सड़क है। ठीक है, नालियों पानी को निकलने के लिए उत्तम नालियों का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो नगरीय सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में ये इन सब चीजों का बहुत ही ख्याल रख के इसको निर्माण किया गया था। वहाँ अगर प्राचीन समय की बात करें और अभी की बात करें तो आज जो हम लोग टाउन देखते हैं, शहर देखते हैं, वो प्राचीन सभ्यता में ही डेवलप हो चुका था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगर जैसा दिखाई देता था। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 नाम देखा। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता और चौथा नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये काल निर्धारण हुआ कैसे। ठीक है, इतनी प्राचीन सभ्यता थी तो इसका समय की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई?
ठीक है, कि इतने के बीच, इतने से इतने के बीच में इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो काल निर्धारण की बात करें तो सबसे पहला व्यक्ति था सर जॉन मार्शल। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विकास जो हुआ होगा वो 3000 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ होगा। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने पहले अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ होगा वो 3000 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ होगा। लेकिन जब पुरातात्विक विभाग का निर्माण हो गया, ठीक है, तो पुरातात्विक विभाग के निर्माण के बाद जब खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई उसका अध्ययन करने के बाद हमको पता चला कि इस सभ्यता का विकास 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। ठीक है, पहले सर जॉन मार्शल ने क्या कहा कि इसका विकास जो है वो 3000 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, ये अनुमानित समय काल। ठीक है, लेकिन जब इन्हें पुरातात्विक विभाग के द्वारा अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसका जो समय काल था वो 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, अब इस समय काल को हम कैसे पता करते हैं, इतने प्राचीन समय को हम कैसे पता करते हैं? तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक उपकरण होता है जिसका नाम है C14। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, तो इसके माध्यम से जब अध्ययन किया गया, जो खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई किया गया उसके दौरान जो भी वस्तु प्राप्त हुआ और इसके द्वारा C14 के द्वारा अध्ययन किया गया तो पता चला इसका समय अवधि जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि C14 से हम कितने वर्षों तक का पुरानी वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 50,000 तक के जो भी पुराने वस्तु होंगे उसका अध्ययन हम C14 के माध्यम से करते हैं। लेकिन अगर इससे भी कोई पुराना समय काल का वस्तु मिल जाए तो हम कैसे अध्ययन करेंगे? तो उसको अध्ययन करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम 5 लाख वर्ष, इसमें हम क्या करेंगे, 5 लाख वर्ष पुराना वस्तु भी अगर कोई हो तो इसके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो समय काल का निर्धारण हुआ वो कैसे हुआ, तो C14 के माध्यम से। जब सर जॉन मार्शल ने C14 का उपयोग नहीं किया था उससे पहले इन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय अवधि होगा वो कितने से कितने वर्ष तक का होगा, तो 3000 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही C14 का प्रयोग किया गया तो हमें इसका समय अवधि प्राप्त हुआ 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो समझ में आ गया होगा कि हम इसका काल निर्धारण कैसे किए। ठीक है, अब बात करते हैं विस्तार की। तो विस्तार जो है हड़प्पा सभ्यता, हर स्टूडेंट जो हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उनको ये कहीं ना कहीं पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार काफ़ी अधिक था। ठीक है, तो इस विस्तार को चलिए हम जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो विकास को समझने से पहले मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का विकास को बताऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में ये ऐसे तरीके से फिट हो जाए
कि आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैप बनाते हैं। हालांकि मैप तो मुझे बनाना उतना अच्छे तरीके से नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है आपको समझाने का, वो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा होगा मैप, लेकिन जितना मुझे आया समझाने के लिए मैं आपको बना करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो पहला विस्तार जो कि हम उत्तरी पॉइंट को लेते हैं, मतलब उत्तरी दिशा में लेते हैं, तो यहाँ पे था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे है यूपी। ठीक है, पूर्वी भाग में यूपी में था। ठीक है, अगर पश्चिमी क्षेत्र का बात करें तो ये पाकिस्तान तक था। ठीक है, और अगर दक्षिणी भाग का बात किया जाए तो ये कहाँ तक था, ये था महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान तक इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान पर। ठीक है, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी जो था वो आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें तो दैमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद तक था। और पाकिस्तान की बात करें तो सुतका गेडोर। ठीक है, पाकिस्तान में सुतका गेडोर तक इसका विस्तार था। अब चलिए समझते हैं कि ये जो डॉट है इसको हम थोड़ा सा मिलान करके समझते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और किस आकार का ये दिखता था। तो चलिए डॉट को मिलाते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जनरली हमको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो विस्तार है उसको अगर हम गुना कर दे तो हमको कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक का जो सीमा क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का, इसका विस्तार कितना था? इसका विस्तार 1400 किलोमीटर तक था। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई की बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक में, तो इसकी लंबाई कितनी थी? तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान से लेकर के यूपी तक का, तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर थी। ठीक है, अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो स्टूडेंट तो जानते ही होंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकालता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, करने के बाद अप्रोक्स हमें 12 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ था उसका आकार कैसा दिखता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो अगर आपसे इसकी आकार की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं? त्रिभुजाकार। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, 7-8 पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। 4 तो आपका विस्तार का, लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, आकार कैसा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं जीके छिपा हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें,
क्योंकि अगर एक बार आपने स्किप किया तो आपका कुछ ऐसा पॉइंट हो जो आने वाला एग्जाम के लिए छूट जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले सेशन में हम लोग नगरीय सभ्यता और उसकी विशेषता पढ़ेंगे, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो शायद आप सिंधु घाटी सभ्यता को आधा ही जान पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और उसके पतन को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो प्लीज कभी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपका कोई एक पॉइंट छूट सकता है जो आपके कंपटीशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें अपने मेहनत के बारे में पता चलता है और हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। उसके बाद हमें उसमें और भी सुधारने का मौका मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का भी एहसास होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।